बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बेटे, आपको जैसे कि क्लास में बताया गया था कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 इसमें करना है छुट्टियों में। तो ये चैप्टर नंबर 9 इस टाइम आपके सामने है, जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। बेटे, इस चैप्टर में हमने लाइट के अबाउट पढ़ना है। लाइट के बारे में मैं कुछ बातें आपसे ज़रा शेयर कर लूँ ताकि इस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। देखें, लाइट के बारे में मुख्तलिफ लोगों का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है। लोगों ने अलग अलग राय दी। किसी के नज़दीक लाइट पार्टिकल्स हैं, किसी के नज़दीक लाइट वेव हैं, किसी के नज़दीक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कोई कहता है ये क्वांटाज हैं, कोई कहता है ये फोटॉन्स हैं। एक अलग सी दुनिया है लाइट की अगर देखा जाए तो। इस चैप्टर में जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है। वैसे तो लाइट के बारे में हम सेकेंड ईयर की बुक के एंड तक बहुत कुछ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लाइट से जुड़ी हुई वो बातें पढ़ेंगे जो ये प्रूव करेंगी लाइट वेव्स हैं। ये पूरा चैप्टर हमें ये बात सिखाएगा कि लाइट बेसिकली वेव्स होती हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अगर मैं ऑप्टिक्स को डिफाइन करूं, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से है। बिल्कुल है, लेकिन लाइट की वो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट्स वेव नेचर। हम इसमें लाइट की वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो इसकी वेव नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं, पार्टिकल नेचर के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अब वेव नेचर के साथ कौन कौन सी बातें जुड़ी होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो ये बताती है कि लाइट वेव है, उसमें सबसे पहले हमारे पास इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। ये तीन ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, तीन ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये प्रूव कर देती हैं कि लाइट वेव्स हैं, लाइट पार्टिकल नहीं है। सिंपल वर्डिंग में अगर लाइट को डिफाइन किया जाए तो आप देख सकते हैं लाइट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी है, किस्म है लाइट एनर्जी की, जो कि हमारे अंदर देखने की हिस्स पैदा करती है, प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ विजन। वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? मुख्तलिफ बुक्स में, मुख्तलिफ नोट्सों में ये डेट मुख्तलिफ लिखी हुई है। जैसे कि इस टाइम आपके सामने 1690 है, कहीं 1678 भी लिखा हुआ है। हाइगन्स, जो कि एक डच एमिनेंट साइंटिस्ट है। डच एमिनेंट का मतलब ये है कि ये हॉलैंड की एक मशहूर शख्सियत है। हॉलैंड का, डच हॉलैंड को कहते हैं हम। हॉलैंड का एक मशहूर शख्स है, एक मशहूर साइंटिस्ट है, जिसने ये बात की कि जब हम कोई लाइट का सोर्स ऑन करते हैं, कोई चमकता हुआ सोर्स है, जब सोर्स से लाइट ट्रैवल करके स्पेस में आती है तो इन वेव मोशन आती है। लेकिन उस दौर में हाइगन्स के पास, उस टाइम में हाइगन्स के पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था जिससे हाइगन लोगों को अपनी बात से कन्विंस कर सकता। वो लोगों को ये बताना चाहता था कि लाइट वेव्स हैं, ये वेव मोशन में आती, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट उसकी सपोर्ट में नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि उन दिनों में एक साइंटिस्ट जिसका नाम आप जानते हैं, आइजैक न्यूटन, वो ये कह चुका था कि लाइट बेसिकली पार्टिकल्स हैं, लाइट कार्पस्कुलर नेचर की हैं। लाइट के बारे में पार्टिकल की कॉन्सेप्ट की पूरी फिजिक्स, जिसे हम नाम देते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि न्यूटन की बताई फिजिक्स है, जिसमें वो ये बात कर देता है कि लाइट बेसिकली पार्टिकल्स हैं। तो उस दौर में चूंकि लाइट को पार्टिकल्स कहा जा चुका था और एक बड़ा साइंटिस्ट इसको पार्टिकल कह रहा था, तो वहाँ हॉलैंड का जो एक मशहूर शख्स हाइगन्स था, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो लोगों को कन्विंस कर सकता। हाँ, सन 1801 में थॉमस यंग नामी शख्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इंटरफेरेंस का। उस इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में यंग ने पहली मर्तबा ये प्रूव कर दिया कि हाँ, लाइट वाक़ियतन वेव है। यंग ही वो साइंटिस्ट था
जिसके इस एक्सपेरिमेंट ने, जिस इंटरफेरेंस वाले एक्सपेरिमेंट ने हाइगन्स की थ्योरी को प्रूव किया और हाइगन्स की बात एक्सेप्ट होना शुरू हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं वेव फ्रंट्स की। डेफिनेशन जो कि इस टाइम आपके सामने है, सच ए सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। ऐसे सरफेस जिसके ऊपर बनने वाले तमाम पॉइंट्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो, सबका एंगल सेम हो। जरा इस बात को क्लियर करने के लिए हमें एक डायग्राम पे जाना होगा। देखिए इस टाइम ये एक डायग्राम आपके सामने है, जरा इस डायग्राम को हम क्लियर करते हैं। बिल्कुल मिड में ये यहाँ पर जहाँ पर एस लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक सोर्स है। इस सोर्स से लाइट बार आ रही है इन द फॉर्म ऑफ सफियर। ये जो आपको सफियर्स दिखाई दे रहे हैं, चूंकि ये बेटा 2 डायमेंशनल व्यू है तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये सर्कल्स हैं, लेकिन ये सर्कल्स नहीं है, ये बेसिकली सफियर्स हैं। सफियर्स की फॉर्म में ये लाइट बाहर की जानिब प्रोपिगेट हो रही है। आप देख सकते हैं वो बाहर की तरफ आ रही है। ये जो सफियर से बने हुए हैं, ये सफियर से, इन सफियर्स को नाम दिया गया वेव फ्रंट। वेव फ्रंट्स की 2 टाइप्स बनी, जिसमें से एक को नाम दिया गया स्फेरिकल वेव फ्रंट्स और एक को नाम दिया गया प्लेन वेव फ्रंट्स। सोर्स के जब हम करीब करीब होते हैं, ये जो वेव फ्रंट्स आ रही हैं ये सारी की सारी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, और ये तमाम के तमाम जो सफियर्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक सफियर्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सफियर्स वो होते हैं जिन सब का सेंटर सेम होता है। जस्ट लाइक आप यूं इमेजिन कर लें कि आप एक एटम के बारे में सोच रहे हैं और उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर जो है वो ऑर्बिट्स हैं, वो सफियर्स हैं। तो ये ऐसा ही है, ये बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सफियर्स हैं जिन सब का सेंटर सेम है। तो ऐसे सफियर्स जिनका सेंटर सेम, उन्हें हम नाम देते हैं कॉन्सेंट्रिक सफियर। बेटे यहाँ पर एक बात याद रहे, एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट तक का फासला हम यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा से शो कर रहे हैं, ये 1 वेवलेंथ कहलाता है। एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट तक का फासला ये हमारे पास 1 वेवलेंथ कहलाता है। जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते हैं, आपने देखा सोर्स के करीब करीब तो ये स्फेरिकल हैं, लेकिन अगर हम सोर्स से दूर हटते हैं तो सफियर के कुछ हिस्से हमें प्लेन होते हुए दिखाई दे देते हैं। सफियर के कुछ हिस्से हमें ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल प्लेन हो गए हैं, सीधे हो गए। जब हम दूर हटते हैं एट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट बिकम्स नियरली ए प्लेन। सफियर ही था, जब सफियर बड़ा हो जाता है तो उसके कुछ हिस्से हमें बिल्कुल प्लेन दिखाई देते हैं, तो दूर जाकर वही स्फेरिकल वेव फ्रंट के कुछ पोर्शन हमें ऐसे दिखते हैं जैसे वो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। यहां पर भी बात वही होगी, 2 प्लेन वेव फ्रंट्स के दरमियान फासला 1 वेवलेंथ कहलाता है। ऊपर वाले डायग्राम में आप एक चीज देखें तो ये कुछ लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं जो कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के जो परपेंडिकुलर हैं। इन लाइंस को हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट, जो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हैं। ये रे ऑफ लाइट और स्फेरिकल वेव फ्रंट के दरमियान बनने वाला एंगल 90 का होता है, और ये MCQs आ चुका हुआ है। द वेव प्रोपेगेट इन स्पेस बाय द मोशन ऑफ द वेव फ्रंट, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव वेव फ्रंट इज 1 वेवलेंथ, जिसकी मैंने भी बात भी की। रे ऑफ लाइट की बात की, ये आप देख सकते हैं, ये रे ऑफ लाइट है, ये खड़ी हुई है प्लेन, और ये हमारी रे ऑफ लाइट साफ दिखाई देता है कि ये प्लेन और ये रे ऑफ लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ए लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो प्लेन वेव का जिक्र मैंने अभी किया था। ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ लार्ज स्फेरिकल वेव फ्रंट, बड़ा जब स्फेरिकल वेव फ्रंट बड़ा हो जाता है तो उसका जो एक स्मॉल सा सेगमेंट है वो हमें अप्रोक्सीमेट प्लेन दिखाई देता है। मैंने अभी लेक्चर के शुरू में एक बात की थी, वो ये कि इस चैप्टर में हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी हैं जो इस चीज़ की सपोर्ट में होंगी कि लाइट जो है ना जी वो वेव्स हैं। तो वेव्स को प्रूव करने के लिए मैंने कुछ नाम लिए थे, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन। इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के लिए लाइट का प्लेन वेव होना जरूरी है। इन द स्टडी ऑफ इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, प्लेन वेव्स एंड प्लेन वेव फ्रंट आर कंसीडर्ड। तो फिर हम
प्लेन वेव कैसे हासिल करेंगे? क्या हम सोर्स से दूर जाएंगे? क्योंकि अभी हमने बात की कि सोर्स के करीब करीब तो जो वेव फ्रंट्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, दूर जाकर उस लार्ज स्फेरिकल वेव फ्रंट का कुछ हिस्सा, स्मॉल हिस्सा जो है वो प्लेन हो जाता है। क्या फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन सोर्स से कहीं दूर जाके परफॉर्म करेंगे? नहीं जी, हमारे पास इसका एक और तरीका भी है। अगर हम किसी भी सोर्स के सामने एक कन्वेक्स लेंस खड़ा कर दें तो जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट प्लेन वेव्स बन जाती हैं, जिन्हें हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बात आती है हाइगन्स के प्रिंसिपल की। हाइगन्स, जिसका भी जिक्र हो चुका है कि एक डच एमिनेंट साइंटिस्ट है, हॉलैंड की एक मशहूर शख्सियत है, उसके जरा एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि वो क्या सोचता था। ये डायग्राम आपके सामने है, जरा इस डायग्राम को देखते हैं। देखें, मान लेते हैं कि ये हमारे पास पहली स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो कि एक सोर्स से आई है। उसका हमने कुछ पोर्शन सिलेक्ट किया हुआ है ए से बी तक का। आप देख सकते हैं उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप देख सकते हैं कोई 5-7 पॉइंट इसके ऊपर बने हुए हैं। हाइगन्स का मानना था ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है या प्लेन वेव फ्रंट है, इधर हम देखें तो ये स्फेरिकल है, इधर हम आ जाएं तो ये हमारे पास ये प्लेन वेव फ्रंट है। हाइगन्स का मानना था ये जो स्फेरिकल या प्लेन वेव फ्रंट्स होती हैं, इनके ऊपर जो पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, ये पॉइंट्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं और ये वाइब्रेट करके अपने अंदर से कुछ छोटी छोटी ये वेवलेट्स भेजते हैं आगे। आप देख सकते हैं ये हर एक पॉइंट ने अपने अपने आगे एक सेकेंडरी वेवलेट पैदा की है, इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी वेवलेट। आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी वेवलेट बनी हुई है हर पॉइंट ने। इधर देखें तो ये हर पॉइंट ने अपने सामने एक वेवलेट बनाई हुई है। उसका मानना था कि किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आगे आने वाली वेव फ्रंट के लिए सोर्स बन जाता है, जो कि फर्दर जो है वो वेवलेट बनाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला वेव फ्रंट कितना बड़ा होगा तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हर वेवलेट को टच करती हुई जाए, हर वेवलेट को टच करती हुई जाए, तो हमारे पास अगली नई वेव फ्रंट जो है वो पूरी की पूरी स्फेरिकल वेव फ्रंट तैयार हो जाएगी। इधर भी ऐसा है, हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हर वेवलेट को टच करती हुई जाए, तो हमारे पास अगली प्लेन आ जाएगी। तो आप देखें तो ऊपर ये 2 पॉइंट्स थे। एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट मे बी कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हर वेव फ्रंट का पॉइंट, वेव फ्रंट के तमाम पॉइंट अपने से आगे आने वाली जो वेव है उसका बन जाते हैं, वेवलेट का सोर्स बन जाते हैं, और इस तरह स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव से प्रोपिगेट करती हुई वो है आगे जाती है। The new portion of the wavefront after a certain interval of time can be found by constructing a surface that touches all the secondary wavelets। जो मैंने भी कहा कि अगर आपने नई वेव फ्रंट जाननी है तो फिर आप ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो तमाम पॉइंट्स को टच करती हुई जाएगी, जो हमारे पास अगली जो है जी वेव फ्रंट बनाएगी पूरी की पूरी। हो सकता है वो स्फेरिकल, हो सकता है वो प्लेन हो। यहां से एक सवाल आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स का कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब हम करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम लाइट की ऐसी इंटरफेरेंस को जिसे हम अपनी आंखों से डिटेक्ट भी कर सकें। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट तो होना कि हम ये कह पाए कि हाँ वाकई कुछ ऐसे चीजें हमने देखी हैं अपनी आंखों से जो इस चीज की सपोर्ट में है कि हाँ लाइट वाकईतन जो है जी वो वेव्स हैं। अगर हमने लाइट की इंटरफेरेंस करवानी है तो कुछ इसकी कंडीशंस हैं, कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी जो कि इंटरफेरेंस के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, जो 2 लाइट्स आपस में इंटरफेयर करने वाली हों वो दोनों मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमैटिक मीन उन दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ की हो। और सिंगल वेवलेंथ से हमारा कहना ये है, मोनोक्रोमैटिक से हमारा कहना यहाँ पर ये होता है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो
कलर्स में टूट जाती है, जहाँ से हम ये कहते हैं कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स का या इससे ज़्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन है। ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है ये हमारे नज़दीक एक ऐसी लाइट है, जब हम इसे प्रिज्म से गुजारें तो वो मुख्तलिफ कलर्स में ना टूटे, वो कलर्स का कॉम्बिनेशन ना हो। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं येलो की, तो वो बेसिकली येलो जो कलर होता है वो रेड और ग्रीन का मिक्सचर होता है, लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड को जलाएं, अब जो हमें येलो फ्यूम मिलेगा वो प्योर येलो है, वो रेड और ग्रीन का मिक्सचर नहीं है। वो अगर आप गुजारोगे ना प्रिज्म से तो वो रेड और ग्रीन में डिवाइड नहीं होगा, वो मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल वेवलेंथ है। तो याद रखिएगा, जो ऐसी वेव्स, दो ऐसी लाइट बीम आपस में जो है वो इंटरफेयर करती हैं, जिन दोनों की सिंगल वेवलेंथ हो, प्रिज्म से गुजरने के बाद भी वो मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स में डिवाइड ना हो। जो दो इंटरफेयरिंग बीम है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। अब ये कोहेरेंट से हमारा क्या मतलब है? दोनों का सोर्स सेम हो, एक ही सोर्स से पैदा होके आ रही हो। दोनों जो लाइट्स हैं वो एक ही सोर्स से पैदा होके आ रही हों, और दोनों जो बीम्स हैं वो लीनियर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी ओबे करें। यहाँ पर मैं कुछ बातें और भी ऐड करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक डायग्राम पे जाना चाहता हूँ। जरा ये देखिए, ये एस एक सोर्स है जिसने अपने अंदर से लाइट निकाली, जो सामने वाली स्क्रीन पे जाके टकराई। उस स्क्रीन के सामने मैंने दो स्लिट रखे हुए हैं, एक स्लिट S1 है, एक स्लिट S2 है, और ये कन्फर्म है लाइट स्लिट S1 से भी बाहर आएगी, लाइट स्लिट S2 से भी बाहर आएगी। अब देखा जाए तो ये जो दो लाइटें बाहर आ रही हैं, इनका जो पीछे सोर्स है वो सेम है। चूंकि इनका सोर्स सेम है, इट मीन यहां से और यहां से जो आने वाली लाइट है इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेसिकली सोर्स की प्रॉपर्टी है। जब सोर्स सेम है तो आने वाली इन दो लाइटों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, तो इट मीन ये दोनों कोहेरेंट हैं। जब ये आगे स्क्रीन पे जाके टकराएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये वो इलाका है जहां पर ये लाइटें आपस में आके मिक्स हो रही हैं। यहां पर कुछ हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखाई देगा। तो मैंने भी कहा, ये जो दोनों लाइटें हैं ये मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मतलब हमारे पास लाइट का सोर्स एक ऐसा सोर्स हो जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करे। अच्छा, उसके बाद जैसे हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, जैसे हमारे पास लेजर हो गया, ये बेसिकली मोनोक्रोमेटिक लाइट के ही सोर्स हैं। दूसरा, ये कोहेरेंट हो, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, और फ्रीक्वेंसी सेम तब होगी जब इसे सोर्स सेम होगा। तीसरा जो मैं बात करना चाह रहा था कि लीनियर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करें, वो हम बात आगे करेंगे। चौथी बात आप याद रखें, इन दो स्लिट्स के दरमियान गैप जो है वो कम से कम हो। जितना गैप कम होगा तो आगे जाके इनके आपस में इंटरफेरेंस करने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि हम एक वाज़े इंटरफेरेंस जो है वो देख सकें। तो देखें, जो मैंने S1 और S2 बनाया है ये कोहेरेंट सोर्स बना दिए हैं, क्योंकि इनके पीछे जो मेन सोर्स है वो सेम है। तो बेटे यहाँ पर एक बात और देखें जरा, A common method of producing two coherent light beam is to use the monochromatic source to illuminate a screen containing two small holes। ये दो small hole, तो फिर यहाँ से जब आज बाहर आएगी ऑब्वियसली वो जो है वो कोहेरेंट होगी। बेटे ये एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन था जिसे हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है अपने चैप्टर के अंदर। ये कुछ बातें कल के लेक्चर के लिए याद रख के आए आप, वो ये कि जो हमने लाइट की इंटरफेरेंस करवानी है उसके लिए दोनों जो लाइट्स हैं वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, वो कोहेरेंट होनी चाहिए, और मोनोक्रोमेटिक से सिंगल वेवलेंथ की हो। कोहेरेंट की मदद तरफ से अगर बात करें तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी सेम तब ही होगी जब उनका सोर्स सेम होगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह हम इस चैप्टर में प्रूव कर देंगे कि जो लाइट है वो वेव्स होती हैं। आप हमेशा शाद और आबाद रहें, और हमारा मुल्क पाकिस्तान और हमारा मुस्लिम कॉलेज भी ऐसे शाद और आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।